नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले की बात करेंगे जिसकी कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। सोचिए कि कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी एक सरकारी विभाग को देता है और रिटायरमेंट के दिन ही वही विभाग उस पर लाखों रुपए की हेराफेरी का इल्जाम लगा देता है। और सिर्फ इल्जाम ही नहीं बल्कि उसकी सारी जमा पूंजी और पेंशन के फायदे भी रोक लेता है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक परिवार के सम्मान की है, एक सिस्टम की जिम्मेदारी की है और न्याय के लिए एक बहुत लंबी और कह सकते हैं थका देने वाली लड़ाई की है। हमारे हाथ में जो दस्तावेज है वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक फैसला है, रेणु शर्मा बनाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। जी। और इस मामले से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक ताकतवर संस्था नियमों को नजरअंदाज करती है तो क्या होता है, और एक आम इंसान को अपने हक के लिए किस हद तक जाना पड़ सकता है। तो चलिए इस मामले के तह तक जाते हैं और कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी के केंद्र में है सुभाष चंद्र शर्मा और उनका परिवार। हाँ, तो सबसे पहले बताइए कि ये सुभाष चंद्र शर्मा कौन थे और उनके साथ असल में हुआ क्या था। सुभाष चंद्र शर्मा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जिसे हम DHBVN भी कह सकते हैं, उसमें एक जूनियर इंजीनियर थे। अच्छा। और 28 फरवरी 2017 को वो अपनी नौकरी से रिटायर हुए। अब देखिए, रिटायरमेंट किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन शर्मा जी के लिए ये एक बुरे सपने की तरह शुरू हुआ। बुरे सपने की तरह? रिटायरमेंट के ठीक बाद ऐसा क्या हो गया? रिटायरमेंट के कुछ ही समय बाद विभाग ने उन पर एक बड़ा आरोप लगा दिया और उनके वेतन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों से कुल मिलाकर 7,12,658 रुपए काट लिए। 7 लाख से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, किसी भी रिटायर्ड व्यक्ति के लिए तो ये उसकी जिंदगी भर की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। विभाग ने इतनी बड़ी कटौती के लिए कोई वजह तो दी होगी, मतलब आरोप क्या था? आरोप ये था कि उनके कार्यकाल के दौरान ट्रांसफार्मर के तेल और कुछ पुर्जों में कमी पाई गई। अच्छा। और विभाग का कहना था कि इस नुकसान की भरपाई उन्हीं से की जाएगी, इसीलिए उन्होंने ये कटौती की। और ये भी 2 हिस्सों में की गई थी, वेतन से करीब 17,070 रुपए और बाकी के 5,42,590 रुपए उनके रिटायरमेंट बेनिफिट से, ग्रेजुएटी वगैरह से। जी बिल्कुल। ठीक है, आरोप लगाया गया, लेकिन जहां तक मुझे पता है किसी भी सरकारी कर्मचारी पर अगर कोई आरोप लगता है हाँ। तो उसकी एक तय प्रक्रिया होती है। हाँ, होती है। आपको चार्जशीट मिलती है, विभागीय जांच होती है, आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। क्या यहाँ ऐसा कुछ हुआ था? यही तो इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। मतलब? दस्तावेज साफ साफ कहते हैं कि सुभाष चंद्र शर्मा के खिलाफ कोई चार्जशीट जारी ही नहीं की गई थी, न ही कोई औपचारिक विभागीय जांच हुई। एक मिनट, बिना जांच के, बिना सुनवाई के? जी, उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिए बिना सीधे सीधे दोषी मान लिया गया और पैसे काट लिए गए। ये तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन है, मतलब दूसरे पक्ष को भी सुनो वाले नियम का। बिल्कुल। और कहानी में इससे भी बड़ा एक मोड़ है जो इसे और भी अजीब बना देता है। वो क्या? DHBVN ने पैसे तो काट लिए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही एक अधिकारी से, जो सिरसा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनसे इस मामले की एक आंतरिक जांच करवाई। अच्छा, तो विभाग ने बाद में खुद जांच की, फिर तो मामला साफ हो गया होगा। उस जांच का नतीजा क्या निकला? नतीजा इसके बिल्कुल उल्टा था। मतलब शर्मा जी को दोषी पाया गया? नहीं, उस आंतरिक जांच का निष्कर्ष ये था कि ट्रांसफार्मर में तेल और पुर्जों की कमी के लिए सुभाष चंद्र शर्मा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्या कह रही हैं आप? ये तो अविश्वसनीय है। जी। मतलब जिस विभाग ने पैसे काटे, उसी विभाग की अपनी जांच रिपोर्ट कह रही थी कि वो व्यक्ति दोषी है ही नहीं। हाँ, और इसका मतलब तो ये हुआ कि विभाग के पास अपने ही कर्मचारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, बल्कि उसके बेगुनाही का सबूत था। इसने तो उनके केस को पूरी तरह से खोखला कर दिया। आपने बिल्कुल सही समझा। और ये इतना बड़ा और ठोस तथ्य था कि जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो राज्य सरकार के वकील अदालत के सामने इस बात से इनकार ही नहीं कर पाए। अच्छा। उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का कि जब आपकी अपनी जांच ने कर्मचारी को बरी कर दिया तो फिर पैसे क्यों काटे गए और क्यों नहीं लौटाए जा रहे। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसा किया क्यों गया? अगर आपकी अपनी जांच किसी को बेकसूर बता रही है तो पैसे वापस करने में क्या दिक्कत थी? क्या ये सिर्फ अधिकारियों की आनाकानी ही? ये अटकलों का विषय है, लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में यही होता है। हो सकता है कि जिस अधिकारी ने पहली बार पैसे काटने का आदेश दिया हो वो अपनी गलती मानना नहीं चाहता था, या फिर सिस्टम इतना पेचीदा है कि एक बार लिया गया फैसला पलटना मुश्किल हो जाता है। वजह जो भी रही हो,
इसका खामियाजा शर्मा परिवार को भुगतना पड़ा। और ये खामियाजा उन्होंने सालों तक भुगता। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि इस लड़ाई के बीच में ही सुभाष चंद्र शर्मा का निधन हो गया। जी, ये इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। गले के कैंसर से एक लंबी लड़ाई के बाद 2 नवंबर 2021 को उनका निधन हो गया। मतलब वो अपने जीते जी पूरा न्याय नहीं देख पाए। नहीं, लेकिन उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी। 21 अप्रैल 2020 को उन्होंने विभाग को एक कानूनी नोटिस भेजा था। जब उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तब उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। और उनके बाद उनकी पत्नी रेणु शर्मा ने इस लड़ाई को जारी रखा। जी बिल्कुल। तो जब ये मामला पहली बार हाई कोर्ट गया तो कोर्ट ने क्या किया? उस पहली याचिका पर अदालत ने 12 मई 2022 को एक निर्देश जारी किया। कोर्ट ने DHBVN से कहा कि वो इस मामले पर ठीक से विचार करें और एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करें। स्पीकिंग ऑर्डर, इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहें तो कोर्ट ने कहा कि आप हवा में फैसला मत लीजिए, बल्कि कारण बताते हुए एक विस्तृत और तर्कसंगत आदेश जारी कीजिए। और क्या विभाग ने इस आदेश का पालन किया? उन्होंने किया, लेकिन आधे अधूरे मन से। उस अदालती निर्देश के दबाव में विभाग ने 25 जुलाई 2025 को रिटायरमेंट लाभों से काटे गए 5,42,590 रुपए तो रेणु शर्मा को लौटा दिए। अच्छा, तो एक बड़ी रकम तो वापस आ गई, लेकिन पूरी नहीं। नहीं, पूरी नहीं। वेतन से काटे गए 1,70,068 रुपए का क्या हुआ? वो रकम तब भी नहीं लौटाई गई और विभाग ने इसका कोई ठोस कारण भी नहीं बताया। ये तो बहुत अजीब है। आप मान रहे हैं कि आपकी कटौती का एक हिस्सा गलत था, लेकिन दूसरा हिस्सा सही था, वो भी बिना किसी जांच के। जी, ये तर्कसंगत नहीं लगता। तो रेणु शर्मा को फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा होगा। हाँ, उन्हें बची हुई रकम के बारे में जो जानकारी मिली वो विभाग से मिले कुछ पत्रों से ही मिली थी, जो सितंबर और दिसंबर 2022 में आए। इसीलिए जब उन्होंने दोबारा याचिका दायर की तो अदालत ने भी माना कि उनकी तरफ से कोई जानबूझकर देरी नहीं हुई है। और उनका दावा जायज है? बिल्कुल, उनका दावा बोनाफाइड है, ऐसा कोर्ट ने माना। तो अब मामला जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की अदालत पहुंचा। इस बार आखिरी फैसला क्या हुआ? जस्टिस बराड़ ने मामले के तथ्यों को देखा और विभाग की कार्रवाई पर बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने निगम के इस पूरे एक्शन को अवैध और मनमाना यानी इलीगल एंड आर्बिट्ररी करार दिया। अच्छा, कोर्ट का नजरिया बिल्कुल साफ था। जब आपकी अपनी आंतरिक जांच ही कर्मचारी को क्लीन चिट दे चुकी है तो कटौती का कोई कानूनी या नैतिक आधार बचता ही नहीं है। क्या अदालत ने अपने फैसले को मजबूत करने के लिए किसी पुराने केस का हवाला भी दिया? हाँ, और ये कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। अदालत ने अशोक कुमार धामीजा बनाम DHBVN जैसे कुछ पुराने मामलों का जिक्र किया। इससे क्या साबित होता है? इन मामलों से एक पैटर्न दिखता है कि विभाग पहले भी ऐसी गलतियां कर चुका है और इन पुराने फैसलों ने दो बातें साफ तौर पर स्थापित की हैं। और वो दो बातें क्या हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद सामने आए आरोपों के आधार पर आप उसकी ग्रेच्युइटी जैसी रकम नहीं रोक सकते। ठीक है। और दूसरी, जो इस केस की बुनियाद है, वो ये कि किसी भी विभागीय जांच या सजा के लिए चार्जशीट जारी करना एक अनिवार्य शर्त है। इसके बिना कोई भी कार्रवाई अवैध मानी जाएगी। मतलब चार्जशीट के बिना कोई विभागीय सजा हो ही नहीं सकती? जी, इसे कानूनी भाषा में साइनी क्वा नॉन कहते हैं, यानी वो चीज जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। ये तो हर कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तो इन सब दलीलों के बाद अदालत ने रेणु शर्मा को आखिरकार क्या राहत दी? अदालत ने याचिका स्वीकार ली और DHBVN को बहुत साफ और कड़े निर्देश दिए। फैसले के 3 मुख्य हिस्से थे। पहला तो यकीनन बची हुई रकम लौटाने का होगा। जी, पहला निर्देश था कि वेतन से काटी गई बकाया राशि यानी 1,70,068 रुपए रेणु शर्मा को फौरन जारी किए जाए। और दूसरा, इतने सालों तक ये पैसा विभाग के पास रहा, इसका भी तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, और अदालत ने इसी बात का ध्यान रखा। दूसरा निर्देश था कि इस 1,70,068 रुपए की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए। और ये ब्याज कब से गिना जाएगा? ये ब्याज उस तारीख से गिना जाएगा जब श्री शर्मा रिटायर हुए थे, उसके 2 महीने बाद से लेकर भुगतान की असली तारीख तक। ये बहुत अहम है। ये सिर्फ गलती सुधारना नहीं है, ये विभाग को उसकी गलती की आर्थिक कीमत चुकाने के लिए कहना है। सही कहा। लेकिन उस पैसे का क्या जो पहले लौटा दिया गया था? मेरा मतलब है 5,42,590 रुपए से। वो भी तो कई सालों तक विभाग के पास ही रहा। यही इस फैसले का तीसरा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है।
अदालत ने कहा कि जो 5,42,590 रुपए पहले लौटाए गए थे वो भी गलत तरीके से रोके गए थे। तो उस पे भी ब्याज? जी, उस रकम पर भी निगम को ब्याज देना होगा और ये ब्याज श्री शर्मा की रिटायरमेंट की तारीख यानी 28 फरवरी 2017 से लेकर उस रकम के भुगतान की तारीख 25 जुलाई 2025 तक की पूरी अवधि के लिए 6% की दर से देना होगा। वाह, मतलब अदालत ने सिर्फ गलती को नहीं सुधारा बल्कि उस गलती से हुए हर तरह के आर्थिक नुकसान की भरपाई करवाई। बिल्कुल। इसका सीधा संदेश है कि आप किसी का पैसा गैर कानूनी तरीके से रोक कर नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सिर्फ मूल रकम ही नहीं बल्कि उस पर बना ब्याज भी देना होगा। सही कहा आपने। ये एक हर्जाना है उस देरी, परेशानी और मानसिक पीड़ा के लिए जो शर्मा परिवार को इतने सालों तक झेलनी पड़ी। ये न्याय को उसके सही मायनों में पूरा करता है। तो इस पूरे मामले से बड़ा सबक क्या निकलता है? ये सिर्फ एक परिवार की 7 लाख रुपए की लड़ाई की कहानी तो नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की जीत है। इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि आपका नियोक्ता, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, एक ही समय में आप पर आरोप लगाने वाला, जांच करने वाला और सजा सुनाने वाला तीनों नहीं हो सकता। जी, एक नियम कानून की किताब है और ये फैसला दिखाता है कि अदालतें बड़ी से बड़ी संस्थाओं को भी उस किताब का पालन करने पर मजबूर कर सकती हैं। बिल्कुल, ये फैसला सरकारी विभागों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को एक हिम्मत देता है। ये सिस्टम में जवाबदेही तय करता है। और अंत में ये एक व्यक्ति रेणु शर्मा के उस जज्बे की जीत है जिन्होंने अपने पति को खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और सिस्टम की एक बड़ी गलती के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। और यहीं पर वो सवाल फिर से खड़ा होता है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। जब कोई कर्मचारी अपनी जिंदगी के 30-40 साल एक संस्था को देता है तो क्या ये उस संस्था की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उसके साथ सम्मान से पेश आए? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक प्रक्रियात्मक भूल है जो कभी कभार हो जाती हैं, या ये किसी बड़े व्यवस्थागत मुद्दे की ओर इशारा करती हैं जहां नियम और इंसानियत दोनों को फाइलों के बोझ तले दबा दिया जाता है? इस केस को देखकर तो लगता है कि ये सिर्फ एक चूक नहीं बल्कि एक मानसिकता का प्रतीक है। और यह हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। रेणु शर्मा के पास लड़ने के लिए साधन और हिम्मत थी तो वो जीत गई, लेकिन ऐसे कितने ही मामले होंगे जहां लोग सालों तक लड़ने का हौसला या संसाधन नहीं जुटा पाते और अन्याय को अपनी किस्मत मानकर चुप बैठ जाते हैं। ये सवाल इस जीत की खुशी में भी एक कसक छोड़ जाता है।